Hello everyone and welcome to GS with Yashodhara. So this is the continuity lecture of my lecture series. हम लोग modern history करें and I told you कि एक महीने में I will complete the modern history of India. That is India's freedom to struggle. जिसमें से India अगर हम ये आपका हिस्ट्री का पोर्शन देखिए मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं और आपका एग्जाम JKSSB का है तो ऑब्वियसली इसमें से बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं ठीक है सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फिनिश किया हमारा आपका ये जो था पूरा का पूरा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस अब यहां से एक्चुअली जो फ्रीडम स्ट्रगल है इट इज गोइंग टू स्टार्ट ठीक है तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज एक ऐसा टॉपिक जिसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है JKSSB के पेट क्वेश्चंस में से रिवॉल्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद रिवॉल्ट ऑफ 1857 व्हिच इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है सो इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अब सबसे पहली बात है कि ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 था क्या देखो रिवॉल्ट हुआ है आपका 1857 में हाउएवर 1857 में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से द रिवॉल्ट ब्रोक की लड़ाई शुरू हो गई एक तरीके का डिसकंटेंटमेंट बिल्कुल सामने आ गया लेकिन प्रॉब्लम जो है वो 1857 की नहीं है प्रॉब्लम जो है वो बहुत पहले से शुरू हो गई थी जैसे होता ना पाप का घड़ा पूरा का पूरा भरना सो दैट घड़ा स्टार्टेड टू फिल बहुत पहले से हाउएवर दैट घड़ा से पानी जो है वो आपका 1857 में छलक कर बाहर गिर गया अगर बात किया जाए जैसे ही 1757 में आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी जो ब्रिटिश थे उन लोगों ने हमारे जो the British laid the first step towards getting power in North India. So जैसे ही आपका प्लासी का बैटल खत्म होता है उसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं वो अंदर तक जो है हमारे पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं और फर्स्ट स्टेप उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कर कर पॉलिटिक्स में घुसे अपनी चीजें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी और धीरे धीरे हमारे राजाओं को बाहर निकाल के अपना जो था दबदबा वहां पे बना लिया अब हम बात करेंगे व्हाट ऑल लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 देयर वाज नॉट सिंगल रीजन जैसे रिवॉल्ट का हम क्या पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल बट इनफील्ड राइफल वाज आप कह सकते हो कि ट्रिगर था रीजंस बहुत ज्यादा थे जैसे कि पहले बात किया जाए इकोनॉमिक क्राइसिस की इकोनॉमिक कॉजेस या इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे यहाँ पे हेवी टैक्सेशन अनजस्ट लॉज अनजस्ट टैक्सेस पीजेंट्स के ऊपर सबके ऊपर इंट्रोड्यूस किए हुए थे जिसकी वजह से हम लोग देखो यहाँ पे ऑलरेडी गरीब लोग थे यहाँ पे इंडिया के इतना ज्यादा तो यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग तो उस टाइम पे था नहीं कि लोगों के पास डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होता मेन सोर्स ऑफ इनकम वाज एग्रीकल्चर एग्रेरियन सोसाइटी थी हमारी जिसके चलते जब यहाँ पे हाई टैक्सेस इनजस्ट टैक्सेस इंट्रोड्यूस हुए so this led to a lot of economic problems in India which was done by who it was done by Britishers itself अब आता है पॉलिटिकल कॉजेस अगर पॉलिटिकल कॉजेस की बात किया जाए तो याद रखिएगा दो इंपॉर्टेंट शब्द दैट इज द सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ठीक है एक था आपका सब्सिडरी अलायंस और एक था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखो सब्सिडरी अलायंस हिस्सों बात तोड़ दो शब्दों में अलायंस मतलब किसी के साथ एलाई करना जुड़ जाना सब्सिडरी क्या होता है किसी के अंडर मतलब कि अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस जो राजा था जो साइन करता था आपका सब्सिडरी अलायंस अब वो सब्सिडरी बन जाएगा राजा महाराजा से हटके सब्सिडरी बन जाएगा ब्रिटिश के ठीक है सो दीज वर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच वर इंट्रोड्यूस एज पॉलिटिकल कॉजेस मतलब पॉलिटिकली जो राजाएं थे उनकी जो पॉलिटिक्स वो कर रहे थे उसमें उन्होंने घुसना शुरू कर दिया अगर हम बात करें सब्सिडरी अलायंस की तो याद रखिएगा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेंसले अगर हम बात करें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की तो याद रखिएगा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहाउजी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस किया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस किया सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज लॉर्ड डलहाउजी अगर हम बात करें सब्सिडरी अलायंस तो इट इज लॉर्ड वेंसले ठीक है सो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल
कॉजेस। नेक्स्ट आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। तो याद रखिएगा यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी क्योंकि इन लोगों ने हर चीज में घुसना शुरू कर दिया था, जिसके चलते दिस ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नेक्स्ट इज सोशल रिलीजियस कॉजेस। नेक्स्ट इज सोशल रिलीजियस कॉजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे सती को एबॉलिश करने की बात की गई, चाइल्ड मैरिज को खत्म करने की बात की गई, विडो रीमैरिज को प्रमोट करने की बात की गई। देखो ये सब चीजें दे वर नॉट होलली एंड सोलली डन बाय ब्रिटिशर्स। अब होता क्या था, दे वर नॉट होलली एंड सोलली डन बाय ब्रिटिशर्स, मतलब हमारे इंडियंस भी ऐसे थे जो इन चीजों के खिलाफ थे, मतलब सती के खिलाफ थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, विडो मैरिज के सपोर्ट में थे, लेकिन उनको सपोर्ट करते करते ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ था। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब चीजें तो सही की हैं, सही है, लेकिन उस टाइम पर जाओ, आज भी हमारे ऐसे कल्चर में ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप लोगों को लगे कि नहीं यार ये सही चीज नहीं है, बट क्या हम उसको फॉलो नहीं करते? ऑफ कोर्स हम उसको फॉलो करते हैं। किसी को आप बोलो कि नहीं इसको फॉलो नहीं करना तो पता चलेगा आपको, ठीक है। सिमिलरली ये सब चीजें जो है वो बहुत डेप्थ में घुसी हुई थी हम लोगों के अंदर। तो जब इन चीजों को निकालने की बात की गई तो लोगों को लगने लगा कि ये तो हमको वेस्टर्न बनाने की अटेम्प्ट है, मतलब हमको क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी जो है उसकी तरफ प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, और एक तरीके का जो है ना रिलीजियस जो है चेंज, उसके बारे में बात हो रहा है। सो दिस इज सोशल रिलीजियस, कि हमारे रिलीजन के खिलाफ है, और दूसरी चीज कि ये सब चीजें क्या, ये सोशल चीजें थी जो वहां पे कैरी फॉरवर्ड होती थी रिलीजन के नाम पे। सो दिस इज सोशल रिलीजियस कॉजेस। हाउएवर आज के टाइम पे भी फील कि दे वर राइट, बट उस टाइम की बात की जाए तो उन लोगों के लिए इन चीजों को छोड़ना वाज लाइक अ क्वेश्चन ऑन देयर रिलीजन। नेक्स्ट इज डिसकंटेंटमेंट अमंग सिपॉइज। याद रखिएगा सिपॉइज की तो बहुत ही बुरी हालत थी। जैसे कि अगर हम 1857 की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था या पास किया था जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट का नाम याद रखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट? जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हु? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। अब डिसकंटेंट होने का रीजन क्या था, ना खुशी का रीजन क्या क्या था? सबसे बड़ी बात थी सैलरी, कि इन लोगों की सैलरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मतलब देखो ब्लैक और व्हाइट, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश ब्लैक्स वर अस एंड व्हाइट वो अपना खुद ही अपने आप को व्हाइट बनाते थे। तो ब्लैक जो थे, हम इंडियंस जो थे, उनको अगर सेम पोस्ट पर भी है तो उनको पैसा कम मिलेगा और व्हाइट को पैसा ज्यादा मिलता था। इसी के साथ अगर हम प्रमोशन की बात करें तो व्हाइट पीपल यूज्ड टू गेट मोर प्रमोशन, वो ऊपर तक जाते थे इन कंपैरिजन टू पीपल, इंडियन पीपल और द ब्लैक पीपल। प्रिविलेजेस की बात की जाए तो वो भी जो ब्रिटिश सिपॉइज थे उनके पास ज्यादा थी और हमारे पास कम थी। सो इट विल नॉट बी रॉन्ग अगर हम बोले कि सिपॉइज वर नथिंग बट दे वर लाइक पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म, कि वो भी पीजेंट्स की तरह ही थे, उनको भी जैसे पीजेंट्स को परेशान करके रखा हुआ था वैसे ही सिपॉइज को भी परेशान करके रखा होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपका ये सर्विस एक्ट के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, अकॉर्डिंग टू देम, जो जितने भी आपके सिपॉइज थे, जैसे कि एक बार ही वो लोग उन्होंने फौज को ज्वाइन कर लिए, सो दे हैड टू गो वेयरएवर, कि मतलब उनको जहां पर भी इनका पोस्टिंग आएगा उनको भेज देंगे, चाहे 7 समुंदर पार भेज दें, चाहे समुंदर पार करके कहीं पे भेज दें, इंडिया में भी सर्व कर सकते थे और बाहर भी जा सकते थे। नाउ आज के टाइम पे अगर हमको कोई बोले कि चलो ठीक है यार आपको लंदन जाके सर्व करने का मौका मिलेगा या अमेरिका जाके करने का मौका मिलेगा, तो अभी हम सोचेंगे कि वाह यार कितनी सही चीज है। लेकिन उस टाइम की बात करो जब जहां पर 7 समुंदर पार करना, कि सी या ओशन को पार करने को माना जाता था कि आपका रिलीजन जो है वो भ्रष्ट हो गया, कि आपने समुद्र को पार कर दिया और रिलीजन अपना भ्रष्ट कर दिया। इसीलिए सिपॉइज जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे उस टाइम की आइडियोलॉजी के हिसाब से कि समुद्र पार करके किसी और कंट्री में जाना वो रिलीजन के खिलाफ था। ठीक है, सो इन चीजों को लेके जो सिपॉइज थे वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपसेट थे और बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब हम बात करेंगे मेन, दैट इज बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट, दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जिसकी वजह से जो आपका रिवॉल्ट है इट ब्रोक। अब
प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू वी डी सावरकर के अकॉर्डिंग इट इज नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, जो उन्होंने अपनी डिस्कवरी जो बुक लिखी हुई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने कहा है कि इट वाज मोर लाइक फ्यूडल अपराइजिंग, कि उसमें तो ये पीजेंट्स वगैरह उन सब ने राइज करना शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू मेनी पीपल, मेनी हिस्टोरियंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमारा एजेंडा वाज नेवर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो हमने कभी मांगी ही नहीं इस टाइम पे, हम तो बस लड़ रहे थे। और देखो कलेक्टिवली कुछ नहीं हो रहा है। पीजेंट्स अपने लिए लड़ रहे हैं कि हमारा टैक्स कम करो, अनजस्ट लॉस को हटाओ। पीजेंट्स जो है वो अपने, जो आपके सिपॉयज हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं। इसी के बिल्कुल उल्टा आपके हिंदूज, जो ये रिलीजियस कॉजेस वाले हैं, वो क्यों लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं कि भाई हमको वेस्टर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाना है। सो देयर वाज नॉट वन एजेंडा और नॉट वन गोल। सो अकॉर्डिंग टू मेनी हिस्टोरियंस हम रिवॉल्ट को एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो मान ही नहीं सकते। बट हिस्टोरियंस लाइक वी डी सावरकर, उनके अकॉर्डिंग इट इज नॉट रॉन्ग टू कॉल इट एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और अगर आपको पेपर में आएगा कि विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो याद रखिएगा इट इज द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और द सिपॉय म्यूटिनी। ठीक है, चलो अब आता है बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट। हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल। देखो, प्रिविलेजेस, प्रमोशन, रिस्पेक्ट, हर चीज में हम लोग कम थे। अब इन्होंने सोने पे सुहागा कर दिया कि इन्होंने एक इनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन कर दिया। एंड वहां पे एक अफवाह उठ गई कि इस, अब जो क्या था ना, उस इनफील्ड राइफल का जो कार्टेज था जिससे बारूद फटता था, उसको मुंह से उखाड़ के दे हैड टू फिल इट इन द राइफल। नाउ जब उसको उखाड़ना था तो ऑब्वियसली दांतों को लगेगा। एक अफवाह उठी कि उस कार्ट्रिज में क्या है जी? फ्लैश है। फ्लैश मतलब मीट मिला है। किसका मीट मिला है? पोक एंड बीफ। बहुत अच्छी बात है कि दोनों चीजें थी। अगर एक चीज भी नहीं होती तो शायद दूसरा लीजन वाला सपोर्ट नहीं करता। लेकिन पोक विच यूज टू बी, एक तरीके का इसको हराम माना जाता है इन इस्लाम। एंड बीफ, बीफ क्या माना जाता है? हम जो हिंदूज होते हैं उनमें कहा जाता है कि जो गाय है वो माता की जैसे है। सो उसका मीट खाना इट इज, मतलब अपने धर्म को खत्म कर देने की बात है। सो दिस वॉज बैड फॉर इस्लाम और मुस्लिम्स एंड दिस वॉज हराम फॉर योर हिंदूज। ठीक है, जिसके चलते जैसे ये अफवाह उठी और सबने बोला कि हम नहीं इसको हाथ लगाने वाले, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इसको एकदम से इसके ऊपर स्टॉपेज लगा दिया। जैसे ही इस इनफील्ड राइफल के ऊपर स्टॉपेज लग गया तो ये अफवाह होगी सही, कि ये सही बात थी कि इन लोगों ने कार्ट्रिज में जो है इन बीफ और पोक का जो है फ्लैश मिलाया हुआ था, जिसके चलते इट वाज अ ट्रिगर पॉइंट कि यहां से जो थे सारे सिपॉयज भड़क गए। और जैसे ही सिपॉयज भड़के उन्होंने रिवॉल्ट का जो है बैनर उठाया, बाकी सब लोगों ने भी इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मतलब सिपॉयज का रीजन ये था, लेकिन बाकियों ने सपोर्ट किया कि हम भी दुखी हैं, चलो ठीक है यार ये लड़ रहे हैं तो हम भी इनको सपोर्ट करेंगे ताकि इनका बुरा हाल हो। सो एजेंडा इज नॉट वन, डिफरेंट डिफरेंट एजेंडास, बट एक ही कॉमन चीज थी कि वो सब के सब परेशान थे। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है, नाउ द रिवॉल्ट बिगेन, दिस इज इंपॉर्टेंट। कहां पे रिवॉल्ट शुरू हुआ? रिवॉल्ट शुरू हुआ मेरठ में 10 मई 1857 में। सो 10 मई 1857 को रिवॉल्ट जो है वो शुरू होता है। एंड अ वेरी फेमस नेम अटैच्ड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और द सिपॉय म्यूटिनी इज मंगल पांडे। मंगल पांडे बिलोंग्ड फ्रॉम 34th नेटिव इन्फेंट्री। एंड whom did he, आपने पिक्चर देखी होगी मंगल पांडे, वो शूट करते हैं किसी को। वो किसको शूट करते हैं? वो शूट करते हैं सार्जेंट मेजर बाग को। और याद रखिएगा जब इन्होंने इनको शूट किया था उसके बाद ऑफ कोर्स ही वाज बीन अरेस्टेड एंड ऑफ कोर्स लेटर ऑन ही वाज बीन किल्ड। अब इसी के ही साथ जैसे ही रिवॉल्ट शुरू हुआ, अब देखो रिवॉल्ट शुरू हो गया, कोई लड़ाई कर रहे हो, देयर हैज टू बी अ लीडर, कोई ना कोई तो हो हमारा हेड। तो इन लोगों ने कहा कि जो उस टाइम पे लास्ट मुगल एम्परर था बहादुर शाह टू और बहादुर शाह जफर, उसको बोला गया, सबके सब उसके पास पहुंच गए। उन्होंने बोला कि यार यू बिकम आवर लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। मतलब अगर पूछा जाए कि हु वाज चूजन एज द सिंबॉलिक हेड ऑफ द रिवॉल्ट, तो याद रखिएगा इट वाज द लास्ट मुगल एम्परर, दैट इज बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह
जफर. You get my point? And they proclaim, उन्होंने बोला कि यही है एज द एम्परर ऑफ इंडिया, तो हम इन्हीं को ही मानेंगे एज जो है सिंबॉलिक हेड ऑफ द रिवॉल्ट, कि कोई ना कोई तो हो जो हमारा हेड का काम करे. सो हु इट वाज बहादुर शाह जफर. हाउएवर बहादुर शाह जफर कोई बहुत नौजवान किस्म के आदमी नहीं थे. ही वाज क्वाइट एज दैट टाइम. ही वाज बहुत बुजुर्ग थे उस टाइम पे वो, और इतनी पावर भी नहीं थी उनके पास, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने भी उनको बहुत तंग करके रखा हुआ था, और वो इतने केपेबल और इतने यंग भी नहीं थे कि हर चीज साथ में लेकर चल सकते. बट ये खुद भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के चलते, माल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते इनको भी जो है दिल्ली को परेशान करके रखा हुआ था. सो ही हैड नो अदर ऑप्शन बट टू हेल्प और टू बी अ सिंबॉलिक हेड ऑफ द रिवॉल्ट. ठीक है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट टाइम पूछा जाता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग सेंटर्स और द लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट. देखिए सिर्फ दिल्ली में रिवॉल्ट नहीं हुआ, जैसे आई टोल्ड यू हर एक जगह पे अलग अलग रीजंस बने. कहीं पे सब्सिडरी अलायंस था, कहीं पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्स था, कहीं पे आपका ये था जैसे दिल्ली में आपका माल एडमिनिस्ट्रेशन था, आपके मेरठ वगैरह पे या बैरकपुर में आपके जो है सिपॉय की वजह से प्रॉब्लम थी. सो याद रखिएगा डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे देवर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस एंड देवर डिफरेंट डिफरेंट पीपल जिन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया. सो हियर व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि कहां कहां पर किस किसने रिवॉल्ट को लीड किया था. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दिल्ली की. याद रखिएगा पेपर में गलती करके मत आना अगर पूछा जाएगा कि दिल्ली का सिंबॉलिक हेड कौन था, तो हेड थे आपके बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड. हाउएवर इनको तो जेल में डाल दिया गया था. तो दिल्ली से लीड करने वाले थे आपके बख्तियार खान या बख्त खान. सो याद रखिएगा बख्त खान और बख्तियार खान was the commander in chief of your बहादुर शाह जफर, और इन्होंने जो आपका रिवॉल्ट है उसको लीड किया था. सो दिल्ली से रिवॉल्ट किसने लीड किया है? इट इज नॉट बहादुर शाह जफर, इट इज बख्त खान और बख्तियार खान. यू गेट माई पॉइंट. नेक्स्ट इज नाना साहेब. कौन है जी? आपके नाना साहेब. सो कानपुर से लीड करने वाले थे नाना साहेब, क्योंकि इनको भी सब्सिडरी सॉरी आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते, जो बाजीराव जो सेकंड है उनके बेटे थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के चलते इनको भी राजपाट से निष्कासित कर दिया गया था. द राजपाट वाज बीन स्नैच्ड अवे. सो याद रखिएगा कानपुर से लीड करने वाले थे आपके नाना साहेब. पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि ही वॉज हेल्प्ड बाय हु, सो ही वॉज हेल्प्ड बाय तांत्या टोपे. तो याद रखिएगा तांत्या टोपे वाज द वन जिन्होंने नाना साहिब को हेल्प किया था, और नाना साहिब ने जहां से म्यूटनी और द रिवॉल्ट को लीड किया था दैट वाज कानपुर. नेक्स्ट इज लखनऊ. लखनऊ से जिन्होंने लीड किया था रिवॉल्ट दैट वाज बेगम हजरत महल. इनके बेटे ब्रिजेश कादिस को जो है डॉक्टर ऑफ लैप्स के चलते निकाल दिया गया था कि ही कैन नॉट बी द किंग नाउ, इनको राजपाट नहीं दिया जा सकता, जिसके चलते इट वाज बेगम हजरत महल जिन्होंने क्या किया था? लखनऊ से रिवॉल्ट को लीड किया था. नेक्स्ट इज बरेली. बरेली से लीड करने वाले थे आपके खान बहादुर. कौन थे? खान बहादुर. सो दिल्ली से बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड वाज द सिंबॉलिक हेड लेड बाय बख्तियार खान. बरेली से लीड करने वाले थे आपके खान बहादुर. बिहार की बात किया जाए सो इट वाज कन्वर सिंह या कुंवर सिंह. सो बिहार से लीड करने वाले थे आपके कन्वर या कुंवर सिंह. फैजाबाद से लीड करने वाले थे आपके मौलवी अहमदुल्ला. सो याद रखिएगा फैजाबाद से जिन्होंने रिवॉल्ट को लीड किया था इट वाज मौलवी अहमदुल्ला. गाइस लिख लीजिएगा कि कहां से लीड करने वाला कौन था. पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है. सो ये मत सोचना कि ये सब बकवास है. कहां से किसने लीड किया था डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज झांसी. झांसी के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है. इट इज द रानी ऑफ झांसी दैट इज रानी लक्ष्मीबाई. अभी इसके ऊपर मूवी भी बनी थी और उस एक्ट्रेस को उस मूवी के लिए ऑफ कोर्स अभी नेशनल अवार्ड भी मिला, राजकंगना रनौत, एंड द मूवी इज मनी करने का. वेरी ब्यूटीफुल मूवी. तो वहां से भी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. सो अभी के इतना याद रखिए कि झांसी से लीड करने वाली थी आपकी रानी लक्ष्मीबाई. 2 पॉइंट्स हियर टू रिमेंबर इज रानी लक्ष्मीबाई जो है वो लीड तो कर रही थी झांसी से, पर इनकी डेथ कहां हुई? ये मरी कहां पे थी? तो ये झांसी में नहीं मरी थी, ये ग्वालियर में मरी थी.
तो याद रखिएगा ग्वालियर में रानी ऑफ झांसी की डेथ हुई थी। हाउएवर शी वाज लीडिंग द रिवॉल्ट फ्रॉम झांसी। इसी के ही साथ पूछा जाता है कि रानी ऑफ झांसी वाज हेल्प्ड बाय टू इंपॉर्टेंट पीपल। व्हाट वर द नेम ऑफ दोस टू पीपल? तो याद रखिएगा रानी ऑफ झांसी और लक्ष्मीबाई वाज हेल्प्ड बाय टू पीपल, दैट इज नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। तो याद रखिएगा तांत्या टोपे एंड नाना साहिब वर द टू पीपल हु हेल्प्ड रानी ऑफ झांसी और रानी लक्ष्मी बाई। नाना साहिब जो है इस रिवॉल्ट के बाद जब लक्ष्मीबाई की डेथ होगी, नाना साहिब फ्लेड टू नेपाल, और उसके बाद नाना साहिब के बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि नाना साहिब कहाँ गए, मर गए, जिंदा थे, कहाँ थे, कुछ नहीं पता। हाउएवर तांत्या टोपे जो थे ही फ्लेड टू द वुड्स, ही फ्लेड टू द फॉरेस्ट, और एक दिन वो जंगल में पेड़ के नीचे ही वो स्लीपिंग, और जब उनकी जाग खुलती है सो ही वाज बीन कैप्चर्ड। तो वहां पे ब्रिटिशर्स आके उनको पकड़ लेते हैं, ऑफ कोर्स लेटर ऑन ही वाज बीन किल्ड। ठीक है, अब रिवॉल्ट की बात किया जाए तो ये रिवॉल्ट को काबू करते 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 ब्रिटिशर्स को बहुत टाइम लग गया। कोई आपके लगा लो 62 61 उसके अराउंड कहीं जो है पूरा का पूरा दिस रिवॉल्ट केम टू एन एंड। हाउएवर दिल्ली विच वाज द नर्व सेंटर, क्योंकि सिंबॉलिक हेड भी वहीं का था, नर्व सेंटर को इन्होंने सितंबर के महीने में ही कैप्चर कर लिया था। तो याद रखिएगा ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया था दिल्ली को 20 सितंबर 1857, एंड द वन ब्रिटिश ऑफिसर जिसने ये कैप्चर किया था दैट इज जॉन निकोलसन। सो याद रखिएगा जॉन निकोलसन वाज द वन जिसने दिल्ली को 20 सितंबर 1857 में कैप्चर कर लिया था। व्हाट विल हैपन टू द aged or the powerless king बहादुर शाह जफर? So बहादुर शाह जफर was kept in prison, उसको prison में बंद कर दिया गया, and later on he went to an exile in रंगून, और रंगून के ही जेल में 1862 में जो बहादुर शाह जफर है उनकी डेथ हो जाती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल किताब जो इनके ही कोर्ट पोएट ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 को के बारे में बात करते हुए लिखी है, दैट इज दास्तान ए गदर, विच वॉज रिटन बाय जहीर दहलवी। हु वॉज ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ बहादुर शाह सेकंड और जफर। ठीक है, नाउ ओके, याद रखिएगा जो जो आपके रिवॉल्ट था ना, रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया गया, लेकिन रिवॉल्ट के रेपकर्शंस जो थे वो बहुत भारी थे। भारी किसके ऊपर थे? ब्रिटिशर्स के ऊपर इसके रेपकर्शंस बहुत भारी पड़े। फॉर ब्रिटिशर्स इट वाज एन आई ओपनर, कि उनकी आंखें खुल गई कि भाई जिनको हम गरीब और जिनको हम इतने सालों से दबाकर आ रहे हैं, क्या वो भी हमारे सामने आवाज उठा सकते हैं? तो इट वाज एन आई ओपनर फॉर ब्रिटिशर्स, एंड फर्स्ट टाइम हिंदू और मुस्लिम मतलब दे उनको रियलाइज हो गया कि अगर हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी आ गई तो भाई हमारा कोई बचने का चांसेस नहीं है। और इन्होंने कैसे डिवाइड एंड रूल करके हमको आपस में बांटा था वो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो अब भी आप इतना याद रख ली कि दैट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टर्न्ड आउट टू बी एन आई ओपनर फॉर ब्रिटिशर्स, एंड दे रियलाइज दैट यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम एंड ऑफ कोर्स इंडियंस कैन बी वेरी डेंजरस फॉर देम। जैसे ही उन्होंने देखा कि भैया इस तरीके का कुछ होने वाला है, इन लोगों ने बोला कि हम आपके लिए ला रहे हैं गुड गवर्नमेंट एक्ट। क्या ला रहे हैं? गुड गवर्नमेंट एक्ट ला रहे हैं आपके लिए, या जिसको हम प्यार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कहते हैं। सो इन्होंने क्या बोला कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको खत्म करेंगे, और क्या ला रहे हैं हम आपके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको प्यार से इन्होंने गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा था। क्या कहा था? गुड गवर्नेंस एक्ट भी कहा था। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वींस प्रोक्लेमेशन और कैनन डेक्लेरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस एक्ट में था क्या। सबसे पहली चीज ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी की सारी पावर्स को छीन लिया गया, एंड इट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ क्वीन, कि अब क्वीन जो है
वो सोवरेन रहेगी या वो सोल अथॉरिटी रहेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी की पावर्स छीन के क्वीन को दे दी गई। क्यों दे दी गई? क्योंकि ये ऑलरेडी जो क्वीन थी वो ऑलरेडी कंपनी से परेशान भी थी और कंपनी जो है वो बहुत फायदा भी कर रही थी। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वीन वो कहते थे कि कंपनी के पॉलिटिकली हर चीज में घुसने की वजह से ही इतना बड़ा तमाशा हो गया है। ठीक है, अब क्योंकि क्वीन को सब कुछ दे दिया गया इसीलिए हम इसको क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं। एंड और क्या चेंजेस इसमें लाई गई थी? तो चेंजेस जो लाई गई थी दे वर, इन्होंने बोला उस टाइम पे एक होती थी पोस्ट आपकी गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी। इन्होंने बोला अब ये जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है उसका नाम याद रखिएगा वाइस रॉय जो है। ओके, सो गवर्नर जनरल की पोस्ट का नाम बदल के रखा जाएगा वाइस रॉय। अब याद रखिएगा वाइस रॉय कोई नई पोस्ट का नाम नहीं था, कोई नई पोस्ट नहीं बनाई गई, पुरानी पोस्ट का नाम या डेजिग्नेशन का नाम बदल के वाइस रॉय रखा गया। अगर बात किया जाए लास्ट वाइस रॉय की तो याद रख, सॉरी, फर्स्ट वाइस लास्ट गवर्नर जनरल की बात किया जाए, सो हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल? गवर्नर जनरल, अगर हम बात करें लास्ट गवर्नर जनरल की, सो इट वाज लॉर्ड कैनिंग। And who turned out to be the first viceroy? So याद रखिएगा the first viceroy was Lord Canning। क्यों? क्योंकि डेजिग्नेशन का नाम बदला गया, नई पोस्ट तो बनी नहीं है। जब डेजिग्नेशन का नाम बदला गया तो कैनिंग को ही लास्ट रखा था, लास्ट यही था, और इसी को ही बदल के नया वाइसरॉय बना दिया गया। इसीलिए क्योंकि ही टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट वाइसरॉय और द लास्ट गवर्नर जनरल, और इलाहाबाद में इन्होंने इसको जो है दरबार लगा के अनाउंसमेंट किया था इस तरीके के एक्ट का। सो इसको हम प्यार से कैनन डेक्लेरेशन भी कहते हैं। सो कैनन कौन था? कैनन वाज द फर्स्ट वाइसरॉय और द लास्ट गवर्नर जनरल। सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कैनन डेक्लेरेशन। यू गेट माय पॉइंट? सो गुड गवर्नेंस एक्ट, क्यों? क्योंकि दे हैड टू शो इंडियंस कि भाई हम आपके लिए कुछ करने वाले हैं, हमको माफ करो, हम फिर तंग नहीं करेंगे आपको। जो आपके राजा महाराजा हैं वो जैसे रूल कर रहे हैं वो वैसे ही रूल करते रहेंगे, हम उनको पॉलिटिकली तंग बिल्कुल भी करने वाले नहीं है, आपके रिलीजियस अफेयर्स में हम लोग घुसने वाले नहीं है, और पूरी की पूरी रिस्पेक्ट जो है आपके प्रिंसेस को दी जाएगी। ठीक है, सो गुड गवर्नेंस एक्ट, Queen's proclamation, because everything from East India Company went into the hands of the Queen, and Cannon Declaration. Why? Because Cannon became the first Viceroy और the last Governor General of India। इसी के ही साथ याद रखिएगा एक पोस्ट का नाम बदला गया और एक नई पोस्ट को बनाया गया। So what was the name of the new post? तो याद रखिएगा a post of Secretary of State was created। So a post of Secretary of State was created, and ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बड़ा जरूरी है, 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अकेला तो बेचारा होगा नहीं, उसको असिस्ट या गाइड करने वाले बड़े होंगे जो उसका अपना काउंसिल होगा। तो याद रखिएगा इसके पास होगा 15 मेंबर का काउंसिल। कितने मेंबर का काउंसिल? 15 मेंबर का काउंसिल जो है वो इसको असिस्ट करने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव दैट, हाँ ये हो गया 15 मेंबर। इसी के साथ काम कहाँ करेगा? तो इसका जो ऑफिस होगा वो इंडिया में नहीं होगा, वो होगा लंदन में। तो ब्रिटेन में इसका ऑफिस होगा, लंदन में। किसका? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट का। कितने मेंबर्स हैं जी? 15 मेंबर्स जो है वो इसको असिस्ट करने वाले हैं। हाउएवर इन्हीं 15 मेंबर्स में से आपका सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी था, जो 15 मेंबर्स का चेयरमैन होता था उसी को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कहा जाता था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फॉर यू ऑल इज, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट हु टर्न्ड आउट टू बी द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, सो आप बताएंगे फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था। इसी के साथ आप बताएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। सो ये 2 क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों के आंसर्स भी आपको पता चल जाएंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट the formation of INC, that is Indian National Congress। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो 4 आपके स्टार्टिंग के सेशंस थे उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ हम एक्ट ऑफ 1862 के बारे में बात करने, 1862, 1861, 1892 उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।
Do like, share and subscribe. Thank you.